काफ़ी दिन से मेरा अपने पति से झगड़ा चल रहा था। इस बार मैंने भी ज़िद पकड़ ली थी कि इस बार अपनी बात मनवा के रहूँगी। आज जब वो ऑफिस से आए तो मैंने फिर से वही बात की। मेरी बात सुनकर संदीप मुझे हैरत से देख रहे थे। अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि जब उन्होंने गुस्से में मुझसे कहा कि चुप हो जाओ मालिनी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैंने कहा कि मुझे औलाद चाहिए, हर हाल में। आपको समझ क्यों नहीं आता? वो कहने लगे भगवान ने किस्मत में लिखी होगी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कहा मैं बर्दाश्त कर लूँगी, मुझ में इतना सब्र है, तभी आपसे कह रही हूँ कि आप दूसरी शादी कर लें। मेरी बात सुनकर उन्होंने एक गहरी नज़र से मुझे देखा था। कहने लगे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो। तुम्हारे सिवा किसी को आँख उठाकर भी नहीं देखा और शायद देख भी नहीं सकता। हमारा अनाथ आश्रम से बच्चा ले लेंगे। ये कहकर उन्होंने बात ख़त्म करनी चाहिए थी। मैंने कहा संदीप, मुझे अपना आपका बच्चा चाहिए, लेकिन वो मुझे साफ मना करके जा चुके थे। मैं रोए जा रही थी। उन्हें क्या लगता था? क्या ये फैसला मेरे लिए आसान था? मेरी शादी को 8 साल बीत चुके थे। संदीप मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं बांझ थी। उन्हें जितना बच्चों का शौक़ था, मैं उन्हें ये सुख नहीं दे सकती थी। मैंने किस दिल से ये फैसला किया था, ये मैं ही जानती थी। कौन सी औरत ऐसी होगी जो अपने पति को खुद दूसरी शादी के लिए कहे? संदीप ने मुझे टूटकर चाहा था। वो मेरे पापा के जिगरी दोस्त के बेटे थे। वो मुझे शुरू से ही पसंद करते थे। इसलिए जब मेरा रिश्ता संदीप से किया गया, हमारी मंगनी हुई, तो उन्होंने तभी मुझसे कह दिया था कि मालिनी, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। शादी से पहले मेरी उनसे मंगनी हुई, और मंगनी होते ही मैं उनसे शर्माने लगी। वो घर आते तो मैं छुप जाती। वो मेरी छोटी बहन के हाथ मुझे गुलाब का फूल भेजा करते थे, और मैं उस गुलाब के फूल को अपनी डायरी में छुपा कर रख लेती थी। शादी की रात मैं बहुत नर्वस थी। अपने शादी के जोड़े में जब अपने बेड पर बैठी हुई थी तो मुझ पर शर्म और घबराहट सवार थी। जब संदीप कमरे में आए तो मुझे ऐसे नर्वस देखकर मुस्कुराने लगे। बड़ी मोहब्बत से मुझे देख रहे थे। मैं तो यूं थी कि जैसे शर्म से नज़रें तक नहीं उठा पा रही थी। वो मुझसे कहने लगे मालिनी, इधर मेरी तरफ देखो। उनकी बात और मधुर स्वर सुनकर मेरे अंदर से मेरी जान निकली थी। मैं अपने पलके तक उठा नहीं पा रही थी। कहने लगे ऐसे शर्माओगी तो कैसे चलेगा यार? मुझे तो आज तुम्हारी आंखों में डूब जाना है। कसम से यकीन नहीं आता कि ऐसे भी कभी मोहब्बत इतनी आसानी से मिल जाती है। मैंने तुम्हें चाहा और पा लिया। बड़ा लकी हूँ मैं। बात उन्होंने ही शुरू की थी। फिर मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और पूछने लगे मोहब्बत करती हूँ मुझसे? एक तो पहले ही मुझे शर्म आ रही थी। इस पर उनका ये सवाल मुझे और भी ब्लश कर गया था। मैं बहुत शर्मीली लड़की थी। ऐसे कैसे इज़हार कर सकती थी कि संदीप, मैंने भी तुम्हारे ही सपने आँखों में सजाए हैं। मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने मेरा चेहरा छोड़ दिया। कहने लगे ओ शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो समझा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन शायद। उनकी आधी बात सुनकर मैं परेशान हुई थी। कहने लगे मैं तो समझा था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम शायद नहीं करती। मैंने झिझकते हुए कहा आपसे किसने कहा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? मैं तो बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे बस यही तो सुनना था। मैं ये सुनकर और भी शर्मा गई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो कहने लगे मुझे प्यार का जवाब हमेशा प्यार से चाहिए। मालिनी दोगुना बड़ी मोहब्बत से उन्होंने मुझसे कुछ मांगा था। मैंने इस बात में सर हिला दिया। संदीप बहुत अच्छे स्वभाव के थे, कोई नखरा नहीं था उनमें, बिल्कुल सादा स्वभाव के थे। मैं बहुत बातूनी किस्म की थी। बस शादी के कुछ दिन शर्मा शर्मी में कटे थे। फिर तो मैं कहती रहती और वो चुपचाप सुनते रहते। शादी को एक दो साल बीत गए। इन 2 सालों में संदीप मुझसे यही कहते थे कि बच्चों के मामले में मैं कंजूसी कभी नहीं करूँगा। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। 2 साल तक जब मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मैं लेडी डॉक्टर के पास चली गई। मैंने अपने सारे चेकअप करवाए। दिक्कत मुझ में थी। संदीप की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं। बस मैं ही बच्चा पैदा करने के काबिल न थी। संदीप को जब ये बात पता चली तो वो बिल्कुल चुप सा हो गया था। मेरी सास बार बार मुझसे यही कहती कि डॉक्टर ने क्या कहा है, कब बच्चा होगा, कोई ख़ास परेशानी तो नहीं? संदीप कहने लगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं मालिनी, में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अपनी माँ के पास बैठ गए। आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। कहने लगा माँ, प्रॉब्लम मुझ में है। ये कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं चुपचाप खड़ी उन्हें देख रही थी। उन्होंने मेरी लाज रख ली थी। कहने लगे मैं ही बाप नहीं बन सकता। मेरी सास से सुनकर कहने लगी डॉक्टर झूठ बोलता है, देख लेना भगवान तुम्हें चांद जैसा बेटा देगा। कमरे में जाकर जब मैंने कहा कि आपने झूठ क्यों बोला, तो वो कहने लगे मैं नहीं चाहता कि माँ तुम्हें ताने दे। मैं भी रोने लगी। वो कहने लगे कोई बात नहीं, हम वैसे भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके बाद संदीप ने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि उसे बच्चा चाहिए या उसे बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं समझ सकती थी
जब भी उसकी बहनें घर आती और उनके बच्चे उनके साथ आते तो संदीप का बच्चों के साथ प्यार मुझे अंदर से तोड़कर रख देता था। वो जब भी बच्चों को देखता तो मुझे भी भूल जाता। मुझे अंदर ही अंदर यह एहसास होने लगा कि जैसे मैं उनके साथ ज़्यादती कर रही हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं सौतन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक बार हम शादी पर गए, वापस आए तो मैं संदीप से कहने लगी, आपने देखा वो जो आपकी दोस्त की वाइफ पूजा है ना, कैसे बन ठन कर आई थी, सारी उस पर ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। और वो मिसेस किरण को देखा था आपने, इतना तेज़ मेकअप किया हुआ था। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराए, फिर कहने लगे, सच बताऊं तो मैंने पूरी महफिल में बस एक ही लड़की को देखा था जो बहुत सुंदर लग रही थी। मेरी नज़रें किसी भी दूसरी औरत की तरफ उठती ही नहीं हैं। क्या करूं इसका। ये बात सुनकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का था। मैं फ़ौरन खड़ी हो गई, उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, कौन थी वो लड़की, किसे देख रहे थे आप। उन्होंने प्यार से मुझे अपने करीब किया और कहने लगे, मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखता। संदीप की ऐसी बातें सुनकर मेरी नज़रें झुक जाती थीं। शादी को 7 साल बीत गए थे। लोग मुझे बहुत बातें सुनाने लगे थे। बार बार कहते थे अपनी औलाद अपनी होती है, ये ना हो तो ज़िंदगी नहीं गुजरती। अभी तो जवानी है, पता नहीं चलेगा, लेकिन बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा इस बात का एहसास होगा। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। मैं अपनी मोहब्बत बांट नहीं सकती थी। छोटे देवर की शादी हुई तो मेरी सास ने हमें अलग कर दिया था। संदीप का काम बहुत अच्छा था, इसलिए उसने अलग घर ले लिया। मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने चिड़ियों को पालना शुरू कर दिया। अपना दिल लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगी। काम करने के लिए मेरे पास नौकरानी आती थी। संदीप को घर आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो मेरे दिल में अजीब से ख्याल उठने लगते। वह ज़रा सा बीमार हो जाते तो मैं बहुत परेशान होकर रह जाती। बार बार मुझे लोगों की बातें याद आने लगती कि आज अगर तुम लोगों का कोई बच्चा होता तो बुढ़ापे में तुम लोगों का सहारा बनेगा, वरना बूढ़े हो जाओगे तो कौन तुम लोगों को पूछेगा। ये सोच मुझे बहुत परेशान करती थी। एक बार मेरी नौकरानी आई तो अपनी बेटी को साथ ले आई। उसकी बेटी 19-20 साल की थी, काफ़ी सुंदर थी और भोली भाली भी थी। उस नौकरानी के और भी बच्चे थे। कहने लगी, सिर्फ एक घर के काम से हमारा घर नहीं चलता मेम साहब, इसलिए आज से ये आपके घर का काम करेगी और मैं दूसरे घर का काम पकड़ लूँगी। मैंने कहा ठीक है। इसलिए नौकरानी की बेटी, जिसका नाम राशि था, मेरे घर काम करने लगी। वो मुझसे बातें भी करती थी, कहती थी कि मेरे माँ बाप को कोई और काम ही नहीं बच्चे पैदा करने के अलावा। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगी। मेरी हंसी पर वो कहती, मैं सच कह रही हूँ मैम साहब, मैं 20 साल की हो गई हूँ और माँ बाप अभी भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। आपको पता है 4 दिन पहले मैं माँ को डॉक्टरनी के पास लेकर गई थी। मैंने कहा वो क्यों, तो वो कहने लगी, बच्चा गिरवाने। अब अच्छा थोड़ी लगेगा कि मैं 20 साल की होकर अपने ही बहन भाइयों को गोद में उठाए फिरूँ। पहले ही दर्जन भर बहन भाई हैं हम लोग। वो अपनी उंगलियों पर गिनती करने लगी। मैंने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी क्यों नहीं करती। मेरी बात सुनकर उसने गहरी सांस ली थी। कहने लगी, मेरी शादी के लिए दहेज कहाँ से लाएंगी, माँ कभी मेरी शादी नहीं करेंगी। उसे तो बस मुझसे नोट कमवाने हैं। अब आपका काम करके फ्री होंगी तो मुझे दूसरे घर के काम के लिए भेज देगी। बच्चे पैदा ये करे और पालूँ मैं, ये भी कोई बात है। मैं तो उसकी बातें सुनकर ठंडी आहें भरती थी। भगवान जिसे देने पर आता है वहाँ दर्जनों बच्चे दे देता है, जिन्हें पेट भरकर खिलाने के लिए भी उनके माँ बाप के पास पैसे भी नहीं होते। और जहाँ हर चीज़ होती है वहाँ औलाद नहीं होती। मैं तरसती थी कि मेरा बच्चा हो तो मैं उसे हर खुशी दूँ, प्यार करूँ, उसे अपना सब कुछ दे दूँ। संदीप ने मुझसे बहुत बार कहा कि हम किसी का बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। मैं कहती मैं उसे कभी वो प्यार नहीं दे सकती जो अपने बच्चे से कर सकती हूँ। बैठे बैठे मेरा दिमाग इस पर सोचने लगा, क्यों ना मैं इस लड़की की शादी संदीप से करवा दूँ। लेकिन इस शादी का मैं किसी से जिक्र नहीं करूँगी। जैसे ही बच्चा पैदा होगा वो बच्चा मैं रख लूँगी और इस काम के लिए इस लड़की को काफ़ी पैसे दे दूँगी, जिसके उसकी कहीं और शादी हो सके। उसकी माँ बहुत लालची औरत थी। हालांकि मैं उसे अच्छी तरह खासी सैलरी देती थी, राशन भी देती थी, लेकिन फिर भी वो रोती रहती कि बस मेरे पास कपड़े नहीं हैं, खाना पीना पूरा नहीं होता, वगैरह वगैरह। और ये लड़की भी मेरे दिए गए कपड़े देखकर बड़ी खुश होती थी कि आपके कपड़े बड़े अच्छे और महंगे होते हैं। मैंने सोचा कि अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं सबको यही बताऊं कि ये बच्चा मेरा है। मुझ पर बांझपन का धब्बा भी उतर जाएगा, बच्चा भी संदीप का होगा। सबसे मुश्किल काम ये था कि मैं संदीप को मनाती कैसे, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो कभी भी मानेगा। मेरी सास वैसे भी कह चुकी थी कि मुझे लगता है कि प्रॉब्लम तुम में नहीं तुम्हारी पत्नी में है, तुम अपनी पत्नी का ऐप खुद पर लगा रहे हो। पता नहीं मेरी सास को कैसे ऐसी बातों का शक हो जाता था। कहने लगी, संदीप अभी तो जवानी है, ज़रा सा बुढ़ापा आ गया तो मेरी बातें याद करोगे, समय मत गवाओ, दूसरी शादी कर लो। लेकिन वो कहते थे, माँ कह चुका हूँ ऐब मुझ में है, मालिनी में नहीं, इसलिए आप बार बार मुझे कहकर मेरी कमी मेरे सामने मत रखा करें। मेरी सास कहती, मैं सब समझती हूँ, अपनी पत्नी की मोहब्बत में ऐसा कह रहे हो,
लेकिन याद रखना, एक समय आएगा कि तुम इस समय को याद करोगे। बुढ़ापे में तुम्हें सहारे की ज़रूरत होगी और कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। अपनी औलाद अपनी हुई होती है। भगवान ने इसकी इजाज़त दी है कि पहली पत्नी से औलाद नहीं हो सकती तो दूसरी कर ले। तुम क्यों नहीं कर रहे शादी? मेरे दिमाग में आने वाले इस प्लान पर अमल करके बात छुपी भी रह सकती थी और इस लड़की को भी दहेज के पैसे मिल सकते थे, सब कुछ हो सकता था। लेकिन अगर संदीप मान जाता तो आज जब वो घर आया तो मैंने उसका फेवरेट खाना बना रखा था और ख़ुद बनाया था, वरना मैं लोगों की बातों की वजह से ज़्यादातर डिप्रेशन में रहने लगी थी। खाना भी नौकरानी से ही बनवाती थी, लेकिन आज मैंने खुद बनाया था। संदीप ने पेट भरकर खाना खाया था। मैं कहने लगी, खाना तो मैंने आज अपने हाथों से बनाया है। संदीप कहने लगा, तुम्हारे हाथ का स्वाद तो मुझे पहले कौर में पता लग जाता है। प्लीज़ यार, तुम रोज़ बनाया करो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं चाहती थी कि उसका मूड बहुत अच्छा हो तो मैं उससे बात करूं। रात को मेरा दिमाग उलझ रहा था। हालांकि मैं रात को नींद और एंटी डिप्रेशन की गोलियां खाकर सो जाती थी, लेकिन क्योंकि मुझे उससे बात करनी थी इसलिए जाग रही थी। रात को जब वो मेरे करीब आने लगे तो मैंने उनसे कहा कि संदीप, मुझे आपसे बात करनी है। कहने लगा, हाँ कहो, क्या कहना है? मैंने कहा, पहले वादा करें आप मेरी बात मानेंगे। उसने बिना मेरी बात सुने ही अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कहने लगा, वादा है? आज तक तुम्हारी किसी बात से मना किया है मैंने क्या? आप दूसरी शादी कर लें क्योंकि मुझे औलाद चाहिए। यह सुनकर उसने फ़ौरन ही अपना हाथ खींच लिया था। मुझसे कहने लगा, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा, पागल हो गई हो क्या? संदीप ने सख्ती से मुझसे बात की थी। मैं उठकर बैठ गई, वो भी उठकर बैठ गए। मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लो। मैंने कहा, मेरा धैर्य जवाब दे चुका है। मुझे बच्चा चाहिए संदीप। लोग ठीक कहते हैं, आज हम जवान हैं लेकिन कल को बूढ़े भी होंगे, फिर कौन पूछेगा? संदीप कहने लगा, मैं तुमसे कह तो रहा हूँ, किसी अनाथ आश्रम से बच्चा ले आते हैं, पुण्य भी मिलेगा। मैंने कहा, मुझे आपका बच्चा चाहिए क्योंकि किसी और के बच्चे पर मुझे वैसा प्यार नहीं आएगा जैसा मुझे आपके बच्चे पर आएगा। वो कहने लगा, मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा, मुझे औलाद नहीं चाहिए। मैंने कहा, झूठ बोलते हैं आप मुझसे। मैं जानती हूँ आपको बच्चों से बहुत प्यार है। आपकी बहनों के बच्चे आते हैं तो आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो अपने बच्चे से क्यों नहीं करेंगे? वो कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम क्या, मैं तुम्हारे अलावा किसी औरत को देखना तक पसंद नहीं करता, तो शादी तो बहुत दूर की बात है, मैं कर ही नहीं सकता, समझी ना? जब मैंने जिद शुरू की तो वो मुझे छोड़कर कमरे से बाहर निकल गए। कहने लगे, आइंदा मुझसे इस बात पर बहस ना करना। लेकिन मैं फैसला कर चुकी थी कि कुछ भी हो जाए मैं उसे तैयार करके रहूँगी, और फिर मैंने वैसा ही किया। संदीप की शादी राशि से करा दी। वो रात मैंने बेचैनी में काटी थी। सुबह कमरे से बाहर निकलते ही संदीप ऑफिस चले गए थे। मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था, बस गुस्से भरी नज़रों से ही मुझे देखते रहे। मैं बेचैनी से राशि के कमरे में गई थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने का दृश्य देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था, क्योंकि बेड पर चादर जैसी बिछी थी वैसी ही थी। यहाँ तक कि गुलाब की पत्तियाँ भी वैसी की वैसी ही थीं। राशि नीचे कालीन से अपनी रज़ाई और तकिया उठा रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। मुझे देखकर नज़रें चुराने लगी। मैंने कहा, क्या है ये सब? वो रूठे स्वर में कहने लगी, आप साहब से पूछें ना, मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैंने कहा कि तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारे साहब ने रात को? वो चलती हुई सामने सोफे के पास रखे छोटे से टेबल के पास आई, जो शीशे का था। वहाँ से सिगरेट की एस्ट्रे को उठाया और मेरे सामने कर दिया, जिसमें बहुत सारे बुझे हुए सिगरेट थे। कहने लगी, ये किया साहब ने पूरी रात सोफे पर बैठकर। मुझे जितने बच्चा हो जाने की जल्दी थी, उतना ही संदीप मुझे आजमा रहा था। मैं चाहती थी बस एक रात में सब कुछ हो जाए। मैंने आज की रात बड़ी मुश्किल से काटी थी। सीने पर सांप लौटते हुए महसूस होते थे। मेरे लिए कुछ भी आसान ना था। मैं चाहती थी ऐसी रातें मेरी ज़िंदगी में बहुत कम आएँ, मुझे और तकलीफ़ का एहसास कम हो, लेकिन आज की रात भी उसने बर्बाद कर दी। राशि को देखा तक न था, उसे बेड पर बैठने तक नहीं दिया। वो राशि से यही कह रहे थे कि बेड पर बैठने की तुम्हारी औकात नहीं है, इस पर सिर्फ मालिनी का अधिकार है। कमरे में आते ही उन्होंने कहा कि जाकर अपने कपड़े बदलो और मुंह धोकर आना। वो कहने लगी, मैंने कपड़े बदले और जब उनके सामने आई तो कहने लगे, बेड पर नहीं बैठना, अपना तकिया रज़ाई उठाओ और ज़मीन पर लेटकर सो जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी सारी बातें सुनी थी, लेकिन कोई और रास्ता न था। वो बता रही थी कि सारी रात साहब जी सिगरेट पीते रहे। मैंने कहा, तुम्हारी आंखें सूजी हुई क्यों हैं? क्या रोती रही हो तुम? वो कहने लगी, साहब जी ने मुझे बहुत ज़ोरों से डांटा था। मैंने कहा, अच्छा तुम चिंता मत करो, रात को जब संदीप आए तब भी गुस्से में थे। मुझे गुस्से से देखा और सीधा राशि के कमरे में चले गए। उन्हें तो देखकर ही राशि घबरा जाती थी। मैंने कहा, जाओ कमरे में, तो वो नहीं में सिर हिलाने लगी। कहने लगी, मुझे नहीं जाना, पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। ना मैम साहब, ना मुझसे ये सब नहीं होगा। इससे अच्छा तो ये था
कि मैं भुवन की मिन्नतें कर लेती कि बिना दहेज के मान जाए और अपनी माँ को इस शादी के लिए राज़ी कर ले। मैं और परेशान हो गई थी। अगर राशि ने मना कर दिया तो मेरी तो आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। मैंने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं जाकर तुम्हारे साहब से बात करती हूँ। तुम अपना इरादा नहीं बदल सकती। मैं तुम्हें एडवांस पैसे दे चुकी हूँ। तुम्हारी माँ भी मुझसे पैसे ले जा चुकी है। मैंने बात को संभालने की कोशिश की थी। मैं कमरे में चली गई। संदीप बड़े गुस्से से वहाँ बैठे हुए सिगरेट पी रहे थे। मुझे देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए थे। कहने लगे, क्या कर रही हो तुम इस कमरे में, निकलो यहाँ से बाहर। मैंने दरवाज़ा बंद किया और जाकर संदीप के बराबर में बैठ गई। मैंने कहा, ये सब क्या है? वो कहने लगे, क्या है, तुमने अपनी मनमानी कर ली ना कि मैं शादी कर लूँ तो मैंने कर ली, लेकिन इससे ज़्यादा तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती, समझी ना। मेरी मर्ज़ी, मैं उसे अपनाऊँ या ना अपनाऊँ, बस वो मेरी पत्नी की हैसियत से इसी घर में रहेगी। तुम यही चाहती थी ना। मैं उन्हें सच नहीं बता सकती थी कि मैंने किस वजह से उनकी शादी राशि से करवाई है। अगर उन्हें सच पता चल जाता तो वो मुझे ही बुरा भला कहते कि अपने मतलब के लिए तुम एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। मैं चाहती थी सब कुछ खामोशी से हो जाए। जैसे ही बच्चा होता मैं संदीप से कहकर डाइवोर्स दिलवा देती, सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ तो संदीप उसे हाथ लगाने को तैयार न थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या करूँ। मैंने उनसे कहा, वो आपकी पत्नी है, उसका भी कुछ अधिकार है आप पर, क्यों आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। वो कहने लगे, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी को देखना भी पसंद नहीं करता, शादी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा था। मेरी आंखों में फ़ौरन ही मोटे मोटे आंसू चमकने लगे थे। मैं चाहती थी कि दिन से रात ना हो और संदीप का बच्चा मेरी गोद में आ जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब कैसे करूं। ऐसा क्या करूं कि वो दोनों करीब हो जाएं। वो तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता था। राशि बस उसकी नाम की पत्नी थी। मुझे बस एक ही तरीका मिला था जिससे कि वो दोनों करीब हो सकते थे, और वो था कि मैं यहाँ से चली जाती। मैं हफ्ता 10 दिन के लिए यहाँ से चली गई और घर में सिर्फ राशि थी। जब संदीप घर आए तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपने भाई विकास के पास लखनऊ जाना चाह रही हूँ और एक हफ्ता वहीं रहूँगी। ये सुनकर संदीप ने मुझे गुस्से से देखा था। कहने लगे, और इस नौकरानी को क्यों रखा है यहाँ पर, इसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त करके जाओ। मैंने चिल्लाकर कहा कि नौकरानी नहीं है, वो आपकी पत्नी है। वो कहने लगे, खैर वो जो भी है, इसका कुछ इंतज़ाम करके जाना, यहाँ नहीं रखूँगा मैं इसे। मैंने कहा, क्या हो गया है आपको, वो यहीं रहेगी और आपका ख्याल रखेगी। कोशिश कीजिएगा कि उसे उसका हक दे दीजिए। ये कहकर मैंने अपने बैग में कपड़े डालने शुरू कर दिए। वह गुस्से से कमरे से बाहर चले गए। कमरे का दरवाज़ा भी ज़ोर से बंद कर दिया। मैंने अपने कपड़े बैग में डाले। राशि को भी मैंने अपनी अलमारी की चाबियाँ दी थी। मैंने कहा, इसमें सुंदर सुंदर कपड़े हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो संदीप ने मेरे लिए अपनी पसंद से ख़रीदे हैं, और मुझे यकीन है कि वो कपड़े अगर तुम पहनोगी तो वह तुमसे दूर नहीं रह पाएंगे। मैंने उसे ब्लैक कलर की साड़ी निकाल कर दी थी। उसे पहनना भी सिखाया था। शायद मैं दुनिया की वो पहली पत्नी होंगी जो अपनी सौतन को अपने पति का दिल बहलाने का तरीका बता रही थी। उसे ये समझा रही थी कि उसे किस तरह से संदीप का दिल जीतना है। सब कुछ उसे बताकर अपना पूरा घर उसके हवाले करके मैं अपने भाई के पास लखनऊ आ चुकी थी। लेकिन मेरा सारा ध्यान उनकी तरफ ही था। मैं रोज़ राशि से फ़ोन पर बात करती थी। मुझे यहाँ आए हुए बस 3 दिन ही हुए थे कि जब मैं राशि से पूछ रही थी कि अचानक उसने फ़ोन अपनी तरफ से बंद किया था, लेकिन फ़ोन बंद नहीं हुआ था। रात के 10 बजे का टाइम था। मुझे पीछे से संदीप की आवाज़ आई थी। कहने लगा, राशि मेरे कमरे में आओ। जी साहब आइए, कहकर वो चली गई थी और मुझे लगा मेरे हाथ से मोबाइल गिर जाएगा। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। हालांकि ये सब मैं खुद ही चाहती थी। आज उसने मेरे कहने पर ही ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं रात भर सो नहीं पाई। अगले दिन जब मैंने उसे फ़ोन किया तो वो शर्माई शर्माई सी थी। कहने लगी, जो आप चाहती थी वो हो चुका है। मुझे वैसे तो खुश होना चाहिए था, लेकिन मैं खुश नहीं हो पाई। एक बहुत बड़ी परीक्षा थी जो मैं बच्चे की खातिर दे रही थी। 5 दिन मैंने राशि से फ़ोन पर बात नहीं की और ये 5 दिन मुझे किसी सदियों से कम नहीं लग रहे थे। जब मैं वापस गई तो संदीप के चेहरे पर अजीब सी खुशी सी थी और राशि तो जैसे पहले से भी ज़्यादा निखर गई थी। कहीं से भी नौकरानी नहीं लग रही थी। उसने नए कपड़े पहन रखे थे। मुझे देखकर कहने लगी, आपके लिए पानी लेकर आऊँ? मैंने कहा कि हाँ। मैं कमरे में गई। संदीप ने मुझसे बात नहीं की थी। जब राशि मुझे पानी देने लगी तो कहने लगे, तुम क्यों दे रही हो? किसी और नौकरानी से कह देती। तुम इसकी नौकरानी नहीं हो, बल्कि इस घर की मालकिन हो। संदीप की बात ने मुझे हैरान किया था, लेकिन राशि बहुत घबराई हुई थी। मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे बस खुशखबरी का इंतज़ार था, जिसकी खातिर मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। संदीप जब अपने ऑफिस चले गए तो मैंने राशि से कहा कि तुमने मेरे कपड़े क्यों नहीं पहने? वो कहने लगी, साहब जी ने मना किया था। कह रहे थे कि तुम मालिनी की उतरन नहीं पहनोगी, बल्कि तुम्हें मैं अपनी पसंद से अलग से कपड़े ला कर दूंगा। फिर कहने लगी, मैम साहब आपको पता है साहब जी मुझे शॉपिंग पर लेकर गए।
मुझे बहुत सारे कपड़े दिलाए, जूते दिलाए, पर्स दिलवाए, बहुत सारी शॉपिंग करवाई। मैंने कहा ठीक है, ये तो अच्छा हो गया। हालांकि मैं ये जो कह रही थी, लेकिन मेरे अंदर हलचल सी मच गई थी। 1 महीना मैंने बड़ी मुश्किल से काटा था। मैं जब से आई थी संदीप ने मुझसे बात नहीं की थी। डाइनिंग टेबल पर खाना खाते तो राशि के साथ बैठ जाते और उसी से कहते और उसी से अपनी प्लेट में खाना डलवाते, उसी से फरमाइश करते, मेरे लिए ये बना लेना। मुझे तो देखते तक न थे। मैं रोती रहती थी। राशि कुछ दिन बाद उम्मीद से हो गई, फिर तो संदीप उसी के होकर रह गए थे। सारे घर पर अब राशि का राज चलता था। मेरी हैसियत तो बिल्कुल ख़त्म होने लगी। जब मैंने राशि से कहा कि अब वो अपना बच्चा मुझे दे और पैसे लेकर चली जाए, तो उसने साफ मना कर दिया। संदीप भी कहने लगे कि वो कहीं नहीं जाएगी। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। संदीप कहने लगे, ये शादी मैंने तुम्हारी मर्जी से की थी, लेकिन निभाऊंगा अपनी मर्जी से। मैंने अपना घर खुद अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। तो आप ही लोग बताइए, क्या मैं गलत थी? तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।